अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम इस वीडियो में एनटीएस गेट जनरल टेस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि गेट जनरल टेस्ट ए, बी और सी तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है ये तीनों टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आप लोगों को कोई भी इस तरीके से नहीं समझाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बाकी भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 people completed a work in 12, 18 and 24 days। वो ये कहना चाह रहा है कि 3 बंदे हैं, वो एक काम जो है वो पहला बंदा जो है वो 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, दूसरा बंदा 18 डेज़ में और तीसरा बंदा 24 डेज़ में। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो तीनों मिल के काम करें, इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट इट, तो वो उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। देखें, यहाँ पे जो सबसे सुस्त बंदा है ना वो ये तीसरे नंबर वाला है, यानी कि ये जो तीसरा बंदा है ना, अगर ये अकेला काम करे तो ये 24 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो सेकंड वाला है ना, ये इससे थोड़ा सा फास्ट है। ये क्या काम कर रहा है, वो 24 डेज़ में कंप्लीट कर रहा था, लेकिन ये 18 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। इस तरीके से ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये इन तीनों में से फास्ट है, ये 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन तीनों बंदों को एक साथ काम पे लगाएं और वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, हमने ये चेक करना है। देखें, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि फर्स्ट पर्सन जो है उसका काम मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि वो एक दिन में भला कितना कर सकता है। फर्स्ट पर्सन जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, ये बस आप लोगों की मतलब थोड़ा सा हमें बस जजमेंट हो जाए कि ये हम क्या लिख रहे हैं, इस वजह से लिख रहा हूँ, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। देखिए, वो एक काम करता है 12 दिनों में, तो एक दिन के अंदर वो बेसिकली उस 12 दिनों में से एक दिन का काम करेगा, यानी कि 1/12 करेगा। इस बात को मैं आपको बाद में एलेबोरेट भी करता हूँ कि ये मैंने कैसे करके 1/12 लिखा है, ये हम लिख भी सकते हैं या नहीं। तो बहरहाल वो एक दिन में 1/12 काम करेगा। और इसी तरीके से जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन 1 डे के अंदर कितना काम करेगा। तो चूंकि ये वाला जो सेकंड पर्सन है ये 18 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 1/18। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला जो पर्सन है, थर्ड वाला पर्सन बेसिकली क्या काम करेगा, थर्ड पर्सन उस काम को 1/24% काम करेगा उस एक दिन में। अच्छा, यहाँ तक अभी हमने क्या काम किया है कि हमने फर्स्ट पर्सन का काम निकाल लिया कि वो एक दिन में कितना करता है, सेकंड पर्सन का भी और थर्ड पर्सन का भी। अगर मैं ये तीनों बंदे इकट्ठे काम पे लगाऊं तो ये एक दिन में भला कितना काम करेंगे। एक दिन में ये काम करेंगे 1/12। पहला बंदा इतना काम करेगा, दूसरा बंदा 1/18 और जो तीसरा बंदा है वो 1/24। ये वो काम करेंगे, तीनों अगर मिल के काम करते हैं तो एक दिन के अंदर ये इतना काम करेंगे। अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 13/12, 13/72 आएगा, सॉरी। अच्छा, इसको हम कैसे भला सॉल्व करते होते हैं, वैसे एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया हुआ था पहले ही, तो आप लोग इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ, अब ये तो काम हो गया जो इन्होंने एक दिन के अंदर तीनों ने मिल के किया, लेकिन हम असल में चाहते हैं कि वो तीनों मिलके वो पूरा काम कंप्लीट कितने दिनों में करते हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे एक बात मैं करने लगा हूँ जो आपको शायद पहले हजम ना हो, लेकिन बाद में मैं आपको ये बात भी समझाता हूँ। देखें, जो वो बंदे हैं ना, तीनों मिलके जो काम करेंगे ना, तो वो क्या काम करेंगे, 1 बाय, उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितने डेज़ लगाएंगे, 1/13/72। इतने डेज़ वो लगाएंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। बहरहाल ज़रा चेक करते हैं भाई ये कितना होता है। अगर मैं 1/1 इस तरह लिख दूं और ये जो 13/72 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 72/13 हो जाएगा। मीन्स के वो हमारे पास 72 डिवाइड बाय 13 डेज़ लगाएंगे।
अब ये डेज़ वैसे कितने बनते हैं ज़रा इसको भी समझ लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी 72 डिवाइड्स 13, ये हमारे पास आंसर आता है 5.538, यानी कि 5.5 डेज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो 5.5 डेज लगाएंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो आप जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें, अगर आपके पास एक कंप्लीट वर्क हो, यानी कि आपके पास फ़र्ज़ कर लो 500 ईंटें हैं और आपने वो लगवानी हैं किसी मिस्त्री से। ठीक है, 500 ईंटें हैं, आपने वो किसी मिस्त्री से लगवानी है, ये आपके पास एक कंप्लीट वर्क है। आप चाहते हैं कि ये जो है काम ये वो 5 दिनों में फ़र्ज़ कर लो कर लेता है। ठीक है, अगर वो 5 दिनों में कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो एक दिन के अंदर 100 ईंटें लगा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दिन के अंदर वो कितना बेसिकली काम कर रहा है, यानी कि 500 ईंटें उसने लगानी है, तो एक दिन में वो कितनी ईंटें लगा रहा है जी 100। तो अगर मैं इसको 100 पे डिवाइड कर दूं तो बेसिकली कितने डेज आ जाएंगे मेरे पास, 5 डेज आ जाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने क्या काम किया, जो मेरे पास कंप्लीट वर्क था, कंप्लीट वर्क को मैंने डिवाइड किया है कि वो एक दिन में कितना काम करता है वो मिस्त्री। ठीक है, तो एक दिन में वो काम कर रहा है 100 ईंटें लगा रहा है। तो इस तरीके से मेरे पास जो आंसर उसके बदले में मिला है वो डेज़ में मिल चुका है कि इतने डेज़ लगेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही चीज़ है, हमारे पास जो कंप्लीट वर्क है ना वो एक कंप्लीट वर्क है एक। ठीक है ना, हमें नहीं पता वो कितना है, उसकी क्वांटिटी का नहीं पता, तो उसको हम एक कंप्लीट काउंट करेंगे ना, यानी कि पूरा वर्क है तो एक। अगर आधा होता काम आधा करना होता तो 1/2 होता, यानी कि 0.5 हम कह देते उसको। बहरहाल अभी हमारे पास कंप्लीट वर्क जो है ना वो 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को हम डिवाइड करेंगे भला किस पर, जितना हम एक दिन में काम करवा रहे हैं। तो तीनों बंदे मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको इस पे डिवाइड करूंगा जो मेरे पास आंसर आएगा ना वो बेसिकली डेज आएगा, जैसे यहाँ पे डेज में आंसर आया है, तो ये मैंने डेज में आंसर निकाल लिया है। अब बात आ जाती है कि क्या यहाँ पे भी हम इस तरीके से 1/12 या 1/18 करके ये एक दिन का काम निकल रहा था या नहीं। देखिए, हमारे पास जो टोटल वर्क है ना, टोटल डेज हैं 12, यानी कि एक काम हम कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिनों में, तो इसका मतलब है कि एक दिन में वो कितना काम होगा, 1/12 होगा। इसी तरीके से 18 दिनों में हम एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, एक काम को 18 दिनों में, तो 1/18 जो होगा ये हमारे पास एक दिन का काम होगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये दोनों बातें क्लियर कर दी कि हम यहाँ पे 1/12 अगर करेंगे तो वाकई ही हमारे पास एक दिन का काम निकल आएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैंने ये 1 के नीचे कैसे डिवाइड किया है 13/72 को, और मेरे पास डेज़ में आंसर आ गया है, और मैंने ये क्यों ऐसे डिवाइड किया है, यानी कि मुझे कैसे पता चला है कि मैंने 1 के नीचे डिवाइड करना है 13/72। तो इसकी रीज़न भी मैंने यहाँ पे आपको ये मिसाल दे के समझा दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कन्फ्यूजेबल भी था, तो आपने इससे बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इफ़ एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ पाई। हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका एरिया हमें दिया गया है, ठीक है, पाई है। व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इनसाइड द सर्कल। कहता है कि उस सर्कल के अंदर जो स्क्वायर अगर हम एक ड्रा कर दें तो उस स्क्वायर का पैरामीटर बताएं कितना होगा। ये ज़रा हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो तब आपको ज़रा समझ आएगी अच्छे से। देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का उसने एरिया हमें बताया है कि एरिया जो इसका है ना वो इक्वल है पाई के। अब ये पाई का मतलब क्या है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई ऐसा सर्कल हो जिसका एरिया पाई हो तो उसका जो रेडियस होता है ना वो 1 होता है। अगर ये बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। एक ऐसा सर्कल जिसका एरिया पाई हो तो उसका रेडियस 1 होता है। ये बड़ी ही काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें, बल्कि नोट ना करें, ऐसा करें हमेशा की तरह आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद बातें भी आप तक पहुँचाता रहूँ। जिस सर्कल का एरिया पाई हो उसका रेडियस 1 होता है और उसका डायामीटर जो होता है ना वो 2 होता है। अब मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखें, एरिया बेसिकली सर्कल को होता है 2 पाई r स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये 2πr² नहीं है, बल्कि ये एरिया भला किसके इक्वल, उस सर्कल को उसने बताया है पाई के इक्वल है, यानी कि एरिया उसने कहा है पाई के इक्वल है, लेकिन असल में एरिया किसके इक्वल होता है 2πr के। लेकिन कोई ऐसा सर्कल जिसका अगर ये वाला r जो है ना ये 1 कर दिया जाए, यानी कि 1 का स्क्वायर और इधर पाई है 2π है इक्वल है पाई के, तो ये यहाँ से देखना ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1² सॉरी ये 2π नहीं होता, बस अकेला πr² होता है, ठीक है ना, ये 2 यहाँ पे नहीं होना, πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो πr² अगर है तो यहाँ पे r की जगह पे हम 1 अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पाई इक्वल आ जाएगा पाई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सर्कल जिसका एरिया पाई हो, उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो 1 होता है। जैसे यहाँ पे फर्ज कर लें ये हमारे पास एक सर्कल है ना ग्रीन वाला, तो इस सर्कल के सेंटर तक जो रेडियस है ये 1 है, और इस सेंटर से लेके फिर अगर मैं इसको आगे यहाँ तक ड्रा कर दूँ तो ये मेरे पास बेसिकली इस सर्कल का जो है ना ये कंप्लीट एक डायामीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डायामीटर कैसे बनेगा, ये 1 + 1 करूँगा तो 2, ये मेरे पास इसका डायामीटर आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बस ये सिंपल बताया है कि कोई ऐसा सर्कल जिसका एरिया पाई हो, ओनली सिंगल पाई, तो उसका रेडियस 1 होगा और डायामीटर 2 होगा। हमें ये कहा गया है कि आप लोग इस सर्कल के अंदर ये जो स्क्वायर बना गया है, इस स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करें। पैरामीटर बेसिकली होता है चारों साइडों की लेंथ को ऐड करते होते हैं तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। अच्छा, अब हमें तो यहाँ पे किसी भी साइड का नहीं पता, लेकिन ये हमें कन्फर्म है कि इसकी जो एक साइड होगी ना, इसकी जो चारों साइडें हैं वो इक्वल हैं लेंथ में, यानी कि अगर ये वाली साइड L है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड भी L होगी, ये वाली साइड भी L होगी और ये वाली साइड भी L होगी। तो इस स्क्वायर का जो टोटल पैरामीटर होगा, पैरामीटर को मैं P से शो कर रहा हूँ, जो पैरामीटर होगा वो बेसिकली 4L बन जाएगा। L + L करेंगे ना तो चारों L मिला के 4L आपके पास इसका डायामीटर बनेगा। लेकिन अभी हमारे पास पैरामीटर बनेगा, अभी हमारे पास टारगेट ये है कि ये हमारे पास L की कीमत हो। अगर ये L की हमें कीमत मिल जाए तो हमारे पास आसानी से ये पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पे देखें ज़रा, मैं यहाँ पे इसका एक डायगोनल ड्रा कर रहा हूँ। ये जो डायगोनल है ना, ये बेसिकली क्या है, इस सर्कल के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये फासला है और ये सर्कल के सेंटर से भी गुजर रहा है। तो ये मेरे पास बेसिकली 2 यूनिट्स है, ये बेसिकली डायामीटर भी है इस सर्कल का। ये जो सर्कल का डायामीटर है ना, ये अगर 2 है, अगर मैं ओनली इस डायग्राम को देखूं, ये वाली ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये जो ट्राइंगल है ना, ये बेसिकली ट्राइंगल मेरे पास मतलब कौन सी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का ये मतलब है कि हमारे पास इसका एक जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है यहाँ पे, और इसके ऊपर हम पिथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। पिथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब ज़रा यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ L की, मतलब कैसे, हमारे पास इस वक्त जो बेस है ना वो हमारे पास L है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी L है, लेकिन इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इधर हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज भी बल्कि हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 2, तो 2 का हम लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमारे पास 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 2L² आ जाएगा। L² और प्लस L² करेंगे तो 2L², ये 2 इधर आके डिवाइड, तो 4/2 विच इज़ इक्वल टू L²। यहाँ से ये 2 1 2 2 2 4, तो L² किसके इक्वल आ चुका है 2 के। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लूँ और इस साइड पे भी, तो ये L इसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो L इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट। बेसिकली ये 2 का स्क्वायर रूट मेरे पास ये वाली लेंथ आ चुकी है, 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि L ये वाली साइड आ चुकी है 2 का स्क्वायर रूट।
अच्छा, अभी भी मेरा जो काम है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैंने बस एल की वैल्यू निकाली है जो कि मैं अब यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। पैरामीटर इक्वल होता है 4L के, तो L की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ से मेरे पास एक पैरामीटर जो है उसका आंसर आ चुका है 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये बेसिकली हमारा आंसर था। हमें कहा गया था कि पैरामीटर फाइंड करें जो उसके अंदर स्क्वायर बनेगा, और हमने उस स्क्वायर की पहले साइड फाइंड की, ये वाली जिसको मैंने एल का नाम दिया था, उसके बाद मैंने उसका पैरामीटर फाइंड कर लिया। अच्छा, बहरहाल ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोग यकीनन बोर हो रहे होंगे, तो इस वजह से हम एक थोड़ा सा सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। कुछ वीडियोस में मैंने ये वाला क्वेश्चन फाइंड मीडियन ये आपको सिखाया है, लेकिन उसमें मैंने लिए थे ऑड नंबर, यानी कि जो नंबर्स थे ना वो ऑड नंबर्स में लिए थे। यानी कि यहाँ पे देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस बार मैंने 8 नंबर लिए हैं। और ये उन मीडियन जो पहले मैंने आपको मीडियन करवाया है, ज़्यादातर वो जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनसे डिफरेंट है। ठीक है ना, शायद आपको आता हो, लेकिन इसको समझ लें एक बार। अगर मीडियन फाइंड करना हो तो आपके लिए लाजमी है कि सबसे पहले आप लोगों ने उन नंबर्स को तरतीब देनी है जिनका आप मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तरतीब देने का मतलब ये है, सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, तो जो कि -9 है, फिर उससे बड़ा -1, फिर उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा 4, देन 5 6 7 और 8। अच्छा, ये तो मैंने क्या काम किया, इसकी मैंने एक तरतीब इसकी दे दी है, इसको तरतीब में लिख दिया इन नंबर्स को। अब मीडियन अगर फाइंड करना है तो आपने क्या काम करना है, इधर से आपने एक नंबर रिमूव करना है, तो इधर से भी एक, फिर इधर से एक करना है, फिर इधर से किया, इधर से भी। अब ये जो हमारे पास 4 और 5 दो डिजिट्स बच गए हैं, इन दोनों को आपने कर देना है प्लस और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बेसिकली हमारा मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन का। अच्छा, ये हमारे पास 5 + 4 करेंगे तो 9/2। ये 9/2 बेसिकली किसके इक्वल होता है भला? 9/2 4.5। अच्छा, ये हमारे पास 4.5 जो है ये मीडियन है, या फिर आप इसको अगर अप्रॉक्सीमेटली इन होल नंबर में लिखना चाहो तो आप इसको 5 भी लिख सकते हो। तो बहरहाल ये हमारे पास एक जो है मीडियन फाइंड करने का मेथड था, अगर आपके पास इवन नंबर्स में नंबर दिए गए हों। ऑड नंबर का क्या था? ऑड नंबर में फ़र्ज़ कर लो एक ये वाला नंबर यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो अब ज़रा सीखते हैं कि अब कैसे करना है इनका मीडियन फाइंड। अब भी आपने उसी तरीके से इसको तरतीब में लिखना है। लिखने के बाद एक इधर से रिमूव किया, एक इधर से, एक इधर से, तो एक इधर से, एक इधर से किया रिमूव, एक इधर से, बाकी सेंटर में एक ही नंबर बच जाएगा और वही आपका मीडियन होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। जिसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लाजमी समझना, स्किप नहीं करना। देखिए हमारे पास जो है ना कहा गया है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 5:9। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है, अगर मैं 5 को और 9 को ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो 14 आएगा। अब ये मैंने ऐड भला क्यों किया है ये ज़रा मैं आपको समझाता चलूँ। 5 और 9 को मैं ऐड करूं तो आंसर मेरे पास आता है 14। ठीक है, अब ये भला क्या मसला है, मैंने इसको ऐड क्यों किया और क्या मसला है? देखिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना वो हमारे पास है 5:9। यानी कि अगर मेरे पास टोटल 14 स्टूडेंट होंगे तो उनमें से 5 जो होंगे वो बॉयज़ होंगे और 9 जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। 5 बॉयज़ होंगे और 9 जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट 14 होंगे तो उनमें से यकीनन 5 बॉयज़ होंगे और 9 गर्ल्स होंगी। इसका ये मतलब बन रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल अब तादाद है 56, टोटल है 56, और आप हमें बताएं कि उनमें से गर्ल्स कितनी हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमने फाइंड करनी है कि उसमें कितनी हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 56 हैं, हमने फाइंड करना है कि इनमें से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। देखें ना, क्योंकि हमारे पास अगर 14 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 5 बॉयज़ हैं और 9 गर्ल्स हैं।
लेकिन अब वो कह रहा है कि 14 की बजाय अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाए 56 तो आपके पास कितने गर्ल्स होंगी, ये हमने आंसर देना है। अब एक तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 56 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको हम 14 पे डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास कितने 14 बन रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि देखें ना, हमारे पास ये 56 और 14 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 56 डिवाइड्स 14, मेरे पास आंसर आया है 4। इसका मतलब है कि 14 जमा 14 जमा 14 जमा 14, इस तरीके का कुछ सिनेरियो बन रहा है कि मेरे पास जो है ना, एक बार 14 है, दूसरी बार 14, तीसरी बार 14, चौथी बार 14, तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ से इस 14 में से 9 गर्ल्स यहाँ से आएंगी, 9 गर्ल्स यहाँ पे हैं, 9 गर्ल्स यहाँ पे हैं और 9 ही गर्ल्स यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है ना, ये 36 आ रही हैं। और जो बाकी 20 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पास थे 56, उनमें से 36 गर्ल्स हैं और 20 मेरे पास बॉयज़ हैं। अब एक बात है कि ये तो मैंने आपको एक फ़िज़िकली एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया, लेकिन अगर आपके पास यही क्वेश्चन एक बड़ा आ जाता है तो आप यकीनन इस तरीके से ज़्यादा सारे पेयर नहीं लिख पाओगे। तो इसका एक सिंपल मेथड था, आपने क्या काम किया, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया है उस रेशो की एडिशन पे। अब हमारे पास जो आंसर आया है, हमें अब चाहिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास 14, हर 14 स्टूडेंट के बाद हमें 9 लड़कियां मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम इस 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 से, तो 9 4 ज़र 36, ये बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन जो है ना वो सारा रिमूव हो चुका है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 36 आ चुकी हैं, और जो हमारे पास उसमें से बॉयज़ हैं वो हमारे पास 20 हैं। यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम की ख़राबी की वजह से थोड़ा स्लो हो गया था, जिस वजह से वो जो है क्वेश्चन वो सारा रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12 है, तो x की वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, ये बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। देखिए 1/x, इसमें प्लस करूँगा 1/x, फिर प्लस करूँगा 1/x और इक्वल आ जाएगा 12 के। ये मेरे पास कितने 1/x हैं, 3 है, मीन्स कि इनका आंसर आ गया 3 1/x इक्वल आ गया 12 के। जैसे हमारे पास ऐसे हो ना, अगर a प्लस a तो इसका आंसर क्या आता है 3a। इसी तरीके से ये 1/x तो 3 1/x आएगा। अच्छा, यहाँ से मैं ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/x इक्वल आ जाएगा 12/3 के। तो यहाँ से मैं अगर इन दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो ये x/1 हो जाएगा और ये 3/12 हो जाएगा। यहाँ से x बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, यानी कि 1/4 के। और ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिक के साथ हम लेके चलेंगे। हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। एक तो मेथड ये है कि मैं कैलकुलेटर निकालूं और इनको मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन चूंकि इतना टाइम आपके पास बल्कि कैलकुलेटर ही नहीं होना, तो हम इसको ज़रा तरीके से सॉल्व करते हैं। देखें, इसमें से हमारे पास 2 आ रहा है, इसको 2 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 2 एक ले लें और यहाँ से एक 2 ले लें। यहाँ से वैल्यूज़ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ हैं। इन 6 की 6 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आएगा। अच्छा, ये हमारे पास 64 आंसर आ गया 2 2 को मल्टीप्लाई करवा के, लेकिन एक्चुअल में हमें 2 2 तो मल्टीप्लाई ही नहीं करवाना था। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, ये 0.2 जो है ना, ये बेसिकली इक्वल है 10 रेज पावर -1 के। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो ये मल्टीप्लाई
10⁻⁻2 के। इस तरीके से ये हमारे पास है 10⁻⁻3 के, और ये इक्वल है 10⁻⁻4 के, और ये वाला जो है ये हमारे पास 10⁻+1 के, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट इस साइड से इस साइड पे एक डिजिट लेके आना पड़ेगा, लेकिन बाकियों में हम लेफ़्ट टू राइट पॉइंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक लेके आएंगे तो 2 बनेगा, लेकिन इसमें हमारे पास 20 है तो एक डिजिट हमें इधर लेके आना पड़ेगा। ओके, और ये तो है ही 2, तो इसकी 10⁻0 लिखने का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये 2 था तो हमने इसको 2 ही लिखा है। अच्छा, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन बाकियों को देखें, ये 10⁻1 है, ये भी 10⁻1 है। बाकी ज़रा काउंट कर लेते हैं। जब मैं इन तीनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 और -3, माइनस का 7 हो जाएगा और -2, तो माइनस का 7 + 2 विल बी 9, माइनस का 9 हो जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद इलेबोरेट करके लिखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका पॉइंट यहाँ पे है 64 का, अगर मैं इधर लेके आऊँगा एक नंबर, तो मेरे पास जो इसका पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 पहले ही है, एक पॉइंट उधर जाने की वजह से 10⁻+1 इधर आ जाएगी, यानी कि इसको आप डायरेक्ट अगर लिखते तो जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाता। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 लिख सकते हो। और अगर मज़ीद आप इसको देखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.00007 आपने ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7.64। ये मैंने 7 ज़ीरो जो लगाए हैं बेसिकली, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं होना, आई एम सॉरी। ये हमारे पास जो है इसका हमारे पास एक राइट जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन में उधर जो भी आंसर हो, ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला हो, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। मैंने मेथड आपको बता दिया है, अगर इस मेथड की आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है वहाँ पे। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि a = cos θ, b = sin θ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। a² + b² की वैल्यू फाइंड करनी है। a हमारे पास है cos θ के इक्वल, तो इसका स्क्वायर, प्लस b हमारे पास है sin θ, तो sin θ का स्क्वायर। अच्छा, ये जो cos² θ + sin² θ होता है ना, ये इक्वल होता है 1 के, और बेसिकली यही हमारे पास a² + b² की वैल्यू आ चुकी है। इसको आइडेंटिटी फार्मूला भी कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है 7 / 1000। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये देखें कितने ज़ीरो हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो 0.007। अब इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर मैं ये मेरे पास ऐसे क्वेश्चन होता 0.007 और कहते हैं कि इसका पॉइंट ख़त्म करें, तो मैं क्या करता, 7 पॉइंट की जगह पे 1 लगाता और बाकी जितने नंबर होते उतने ही ज़ीरो लगा देता, तो 1000 लिख देता। सो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं या इसको इसमें कन्वर्ट करूं तो बात एक ही होनी चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। तो आप यहाँ से जितने ज़ीरो होंगे ना, उतने आप पॉइंट के बाद उतने आपने नंबर पूरे करने हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इस तरीके से इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस सेशन का। हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी। इन 7 years इरम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर वाज 8 years अगो, फाइंड हर प्रेजेंट एज। हमने उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज इज एक्स। फ़र्ज़ कर लो कि उसकी जो मौजूदा एज है ना वो एक्स है, यानी कि अभी वो कितने साल की है, एक्स ईयर्स की। हमें नहीं पता कि अभी वो कितने साल की है, लेकिन यहाँ पे एक उसने बात लिखी है, कहता है जी 7 years इरम विल बी ट्वाइस। 7 years यानी कि 7 सालों बाद जो इरम होगी ना वो कितने सालों की हो जाएगी, वो ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब कुछ ये है कि वो कह रहा है कि आफ्टर 7 years वो उसकी एज भला क्या हो जाएगी। आफ्टर 7 years उसकी एज हो जाएगी x+7, क्योंकि अभी उसकी एज अगर x है तो 7 सालों बाद उसकी एज x+7 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और भी उसने बात लिखी है कि 8 years अगो
8 साल पहले भला उसकी एज कितनी बन रही थी? 8 years ago। 8 years ago उसकी एज बनेगी x माइनस 8, क्योंकि अभी वो उसकी एज x है तो 8 साल पहले उसकी एज थी x माइनस 8। ठीक है, अभी से 8 साल वो छोटी थी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहा है जी, इन 7 years इरम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ 8 years ago। यह कहता है कि 7 सालों बाद उसकी जो उम्र होगी ना वो एग्जैक्टली डबल हो जाएगी जितनी उसकी उम्र 8 साल पहले थी। यानी कि ऐसे समझ लो, अगर 8 साल पहले उसकी उम्र फ़र्ज़ कर लो 10 थी, तो अब 7 सालों बाद उसकी उम्र 20 हो चुकी होगी, एग्जैक्टली डबल हो चुकी होगी। लेकिन देखना भाई, इस कंडीशन को आप लोगों ने गौर से देखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि 7 साल पहले जितनी उसकी उम्र थी, तो 7 साल पहले उसकी उम्र थी x प्लस 7। सॉरी, 7 साल बाद जो उसकी उम्र होगी वो कितनी होगी? x प्लस 7। अब जी उसकी उम्र कहता है डबल हो जाएगी 8 सालों बाद, जितनी उसकी 8 साल पहले थी ना उससे डबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2 इंटू एक्स माइनस 8। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से ज़रा समझ लें। कहते हैं 7 years इरम विल बी ट्वाइस, कहता है 7 सालों बाद इरम की जो एज है वो डबल हो जाएगी जितनी उसकी 8 साल पहले थी। तो 8 साल पहले उसकी एज थी x माइनस 8, तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय मैंने 2 कर दिया क्योंकि डबल हो गई है अब तक। यानी कि अब 7 सालों बाद उसकी जो एज है वो ये वाली है ना, तो वो अब डबल हो चुकी है, यानी कि पहले वाली एज से 2 गुना हो चुकी है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो भला क्या निकलेगी? x प्लस 7 इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2x माइनस 2 8 ज़र 16। अच्छा, ये वाला 2x इसको हम कुछ नहीं कहते, माइनस का 16 इधर भेज देते हैं, तो 7 प्लस 16 इक्वल आ जाएगा जी 2x, और ये प्लस का x इधर आके माइनस का x, यानी कि यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 7 प्लस 16 विल बी 23। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसकी एज जो है ना वो 23 है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर अभी उसकी एज 23 है तो 8 साल पहले उसकी एज थी 23 माइनस 8। 8 साल पहले उसकी एज क्या थी? 23 माइनस 8, यानी कि 15 ईयर्स थी, और अभी उसकी एज है 23। अच्छा, 8 सालों बाद उसकी एज कितनी थी? 7 सालों बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 23 प्लस 7 हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो 30 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो 8 साल पहले उसकी एज 15 थी, और अब उसका डबल हो चुकी है। 7 सालों बाद उसकी एज डबल हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास राइट आंसर है, और x इज इक्वल टू 23 जो है ना, मौजूदा जो उसकी उम्र है वो है x इज इक्वल टू 23। ये जी हमारे पास इस वीडियो का एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। बाकी भी मैं देख लेता हूँ कोई स्किप तो नहीं हो गया, क्योंकि फाइल जो थी वो एक बार क्लोज हो गई थी। बाकी हमने सारे ही क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।